Hello students, and in the last lecture what we have discussed? We have discussed regarding the Rutherford atomic, Rutherford scattering experiment. And in this experiment what he did, okay, तो रुदरफोर्ड ने क्या किया था इस एक्सपेरिमेंट में? उसने एक गोल्ड फॉइल ली थी, ठीक है, और उस पे अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया था। अल्फा पार्टिकल को उस फॉइल के ऊपर स्ट्राइक किया था, ओके, और वो स्ट्राइकिंग करने के बाद उसके ऑब्जर्वेशंस क्या थे कि गोल्ड फॉइल के साथ जब भी ये अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करते हैं तो कुछ पार्टिकल जो है वो डायरेक्टली पास हो रही है। ओके, सो दिस इज व्हाट योर अल्फा पार्टिकल्स। ये क्या है? अल्फा पार्टिकल्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स आर पासिंग थ्रू द फॉइल। ओके, उसके बाद में few particles they are deflected by some angle, very few particles, and very few particles, so 1 out of 20,000 they are deflected back, okay। और उस एक्सपेरिमेंट की मदद से रुदरफोर्ड ने तीन चीजें बताई, ओके, so almost maximum number of particles are passing through the foil. That means that atom has empty space. Atom has a empty space. Few particles are deflected by some angle. It means that there is positive charge. There is a positive charge, and very few particles they are deflected by some angle, and what it suggests that the positive charge is concentrated over a very small area, okay, it is dense, okay, it is what? Dense। तो पॉजिटिव चार्ज क्या है? पॉजिटिव चार्ज एक छोटे से सरफेस के ऊपर एक छोटा सा एरिया है जिधर क्या हुआ है, पूरा का पूरा एंटायर पॉजिटिव चार्ज जो है पूरा आपके एटम में जितना भी पॉजिटिव चार्ज है, जितने भी प्रोटॉन्स थे, वो क्या हो गए? एक छोटी सी जगह पे कॉन्सेंट्रेट हुए, और वो कॉन्सेंट्रेट किया हुआ एरिया कैसा है? वेरी वेरी डेंस एरिया है, एंड दैट्स व्हाई दे आर डिफ्लेक्टिंग बैक, ओके, एंड दिस वेरी स्मॉल डेंस एरिया he termed it as nucleus, okay। Rutherford, after this experiment, he explained about the structure of atom. What he suggested that atom has two parts. One is called as nucleus, okay, and what is this? This is very small area. This is very small area where entire positive charge and mass of an atom is concentrated. Mass of an atom is concentrated. ओके, तो
तो देखो क्या बताया उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट की मदद से एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई थी कि एटम में ज्यादा से ज्यादा स्पेस जो है, जितना भी सारा एक एटम का जो बात कर रहे हो कि एक एटम को हमने जितना भी स्फीयर के हिसाब से कंसीडर किया है, उस स्फीयर में ज्यादातर पार्ट क्या है, एम्प्टी स्पेस। ज्यादातर पार्ट क्या है, एम्प्टी स्पेस के। और क्या होता है कि उस एम्प्टी स्पेस में इधर तो एक जगह पे पॉजिटिव चार्ज है, जिसकी वजह से ये जो डिफ्लेक्शन मिल रहा है, ये डिफ्लेक्शन मिल रहा है, ओके। और वो जो बाउंस बैक हो रहा है या फिर जो डिफ्लेक्शन बैक साइड को हो रहा है, मैक्सिमम एंगल से डिफ्लेक्शन जो हो रहा है, ओके। लेकिन ऐसे पार्टिकल कितने हैं, बहुत ही कम नंबर में है। तो ये चीज क्या बताती है कि पॉजिटिव चार्ज जो है, पॉजिटिव चार्ज जो है एक बहुत छोटी जगह पे कॉन्सेंट्रेट हुआ है, ओके। बहुत छोटी जगह पे क्या हुआ है, कॉन्सेंट्रेट हुआ है। और जब कॉन्सेंट्रेट हुआ है उसको वो कैसा एरिया, एक डेंस एरिया है, रिजिड एरिया है, जिसकी वजह से वो बाउंसिंग बैक मिल रहा है। और उसी पार्ट को क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियस बोल रहे हैं। तो न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस इज अ वेरी स्मॉल एरिया और वेरी स्मॉल thing where entire positive charge and mass of an atom is concentrated, okay। mass of atom की बात कर रहे हैं हम लोग, लेकिन देखिए अगर आप प्रोटॉन की बात करते हो, हमने प्रोटॉन की स्टडी की है, हमने इलेक्ट्रॉन को भी डिस्कवर किया है, इन दोनों के हमने क्या किया है, अभी तक डिस्कवर स्टडी की है। तो प्रोटॉन का मास हमने कैलकुलेट किया था चार्ज टू मास रेशियो के हिसाब से, वो हमें कितना मिला था, 1.67 into 10⁻⁻24 ग्राम मिला, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मास हमने कैलकुलेट किया था, हमें मिला था 9.11 into 10⁻28 मिला ग्राम। अगर इन दोनों का मास आप कंपेयर करते हो, इधर 10⁻28 है, इधर 10⁻24 है, तो ये ज्यादा है, ये कम है, ये बहुत ही कम है कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी है, और इसके लिए इसको क्या करते हैं हम लोग, निग्लेक्ट करते हैं। इसको क्या किया जाता है, निग्लेक्ट किया जाता है व्हाइल कंसीडरिंग द मास ऑफ एन एटम, ओके। जब भी आप मास की बात करते हो, एटम के मास की बात करते हो, तो आप प्रोटॉन को ही कंसीडर करते हो। हम इलेक्ट्रॉन को निग्लेक्ट करते हैं, निग्लिजिबल करते हैं। क्यों निग्लिजिबल करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो बहुत छोटी क्वांटिटी है, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है। तो स्मॉल क्वांटिटी को हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो निग्लेक्ट करके बता रहे हैं, तो निग्लेक्ट करके क्या बता रहे हैं कि न्यूक्लियस क्या है, एक बहुत छोटा एरिया है एटम में, जिधर पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज और मास क्या हुआ है, कॉन्सेंट्रेट हुआ है। उसके साथ में और एक चीज रुदरफोर्ड ने बताई, वो दूसरा पार्ट एटम का, जिसको उन्होंने क्या बोला था, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, ओके। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, तो ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट क्या है, ओके। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर, न्यूक्लियर को छोड़ के, ओके, अपार्ट फ्रॉम न्यूक्लियस, जितना भी कुछ है एटम में, ओके, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर चार्ज बोलेंगे। न्यूक्लियस को हमें पता चला कि एक क्या है, स्मॉल एरिया है, एक छोटा सा एरिया है, जिधर प्रोटॉन है, जिधर पॉजिटिव चार्ज है, जिधर मास एटम का है। अभी ये छोड़ के जो एम्प्टी स्पेस की बात कर रहे हैं, रिमेनिंग पार्ट इज एम्प्टी करके बोल रहे हैं, जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट कंक्लूजन के हिसाब से, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट बोलेंगे। इस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में क्या है, ओके, दिस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट contains electrons, ओके। इलेक्ट्रॉन्स, अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसको जस्टिफिकेशन चाहिए। देखो अभी एक चीज मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉन, रुदरफोर्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो समझो कि ये न्यूक्लियस है अपना, न्यूक्लियस इधर क्या है, प्रोटॉन बराबर है, और बाकी का जो एम्प्टी स्पेस है, ये समझो कि इतना स्पेस क्या है, एम्प्टी है। तो इधर आपका क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में क्या बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन है। तो
इलेक्ट्रॉन इधर इलेक्ट्रॉन है, समझो कि इधर ऐसा एक इलेक्ट्रॉन है। ओके, अभी इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। सेंटर में जो न्यूक्लियस है, ओके, सेंटर में जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। क्या ऑब्वियस है कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज में अट्रैक्शन हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज में क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा। अभी अट्रैक्टिव फोर्स इन दोनों के बीच में है, ओके, as there is an attractive force between electron and proton, positive and negative charge, and that's why क्या होता है, देखो अगर ये अट्रैक्टिव फोर्स है तो ये न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट करेगा और धीरे धीरे ये इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, न्यूक्लियस के सरफेस के ऊपर जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर भी चला जाएगा। ऐसा सच के साथ हो सकता है, ये भी इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जैसे जैसे अट्रैक्शन हो जाएगा वैसे वैसे अट्रैक्ट होते 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 वो क्या जाएगा, न्यूक्लियस के पास चला जाएगा, न्यूक्लियस के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता, ओके, अगर ऐसा होता तो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में हमें एम्प्टी स्पेस नहीं मिलती, सभी न्यूक्लियस एक जगह पे आ गए, ओके, सभी न्यूक्लियस क्या होते हैं, एक जगह पे आ गए। लेकिन वो नहीं हो रहा है, हमें एम्प्टी स्पेस मिल रही है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन जिधर है उधर ही है, ओके, लेकिन न्यूक्लियस और आपका इलेक्ट्रॉन इसके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स प्रेजेंट है। तो उसके लिए रदरफोर्ड ने क्या बताया कि the electrons which are present in the extra nuclear part they are not stationary, okay, इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में है वो स्टेशनरी नहीं है, मतलब वो फिक्स पोजीशन पे नहीं है। स्टेशनरी नहीं है मतलब क्या है, वो फिक्स पोजीशन पे नहीं है, वो क्या कर रहे हैं, तो the electrons are revolving in extra न्यूक्लियर पार्ट। किधर है वो, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो रहे हैं, रिवॉल्व हो रहे हैं, ऐसा रदरफोर्ड ने बताया। ओके, अभी रिवॉल्व हो रहे हैं, अगर वो स्टेशनरी होते तो क्या होता, वो न्यूक्लियस के सरफेस के ऊपर चले जाते या फिर न्यूक्लियस के ऊपर आ जाते। अभी ये रिवॉल्विंग है, ओके, तो दूसरी चीज क्या आती है, अगर समझ लिया हमने इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व हो रहा है, तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में जो इलेक्ट्रॉन है उसके बारे में रदरफोर्ड ने क्या बताया कि दे आर नॉट स्टेशनरी, दे आर रिवॉल्विंग इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, ऐसा बता रहा है। तो कैसे रिवॉल्व हो रहे हैं, कि इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट इन अ सर्कुलर पाथ। कैसे रिवॉल्व हो रहे हैं, सर्कुलर पाथ में वो न्यूक्लियस के अराउंड क्या हो रहे हैं, रिवॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। सर्कुलर पाथ में न्यूक्लियस के अराउंड ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, देखो अभी और एक पॉइंट आता है इधर कि न्यूक्लियस के अराउंड, अगर एक न्यूक्लियस के अराउंड एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है, ओके, तो समझो ये एक इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज और ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है इधर। अगर ये सर्कुलर पाथ में चल रहा है, ओके, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आता है, कोई भी सर्कुलर मोशन आप होता है तो उधर क्या आता है, सर्कुलर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आता है। अब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को अगर आपको ये करना है तो इसको अगर मोशन में है तो ये क्या होना चाहिए, बाहर पड़ना चाहिए, कोई एक ऐसे टाइम आ जाएगा कि उधर से वो बाहर चला जाएगा। कोई भी चीज देखो, अगर गोल गोल आप घुमा के छोड़ देते हो, उसको गोल गोल घुमा के छोड़ देते हो तो एक कोई तो डायरेक्शन में वो बाहर चली जाती है, वो सर्कुलर पाथ में नहीं रहती, ओके, उधर से वो क्या होती है, बाहर चली जाती है। तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो एक्ट हो रहा है न्यूक्लियस के ऊपर, सर्कुलर मोशन, इसको बैलेंस कौन कर रहा है, इसको बैलेंस किया अट्रैक्टिव फोर्स। ये इलेक्ट्रॉन जितना टाइम रिवॉल्विंग में है उतना टाइम न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्टिव फोर्स में भी है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, जो सर्कुलर मोशन से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मिलने वाला है, उसको बैलेंस कौन कर रहा है, ये अट्रैक्टिव फोर्स कर रहा है न्यूक्लियस और आपके इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसको क्या कर रहा है, आपके इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, तो उस पाथ से, उस सर्कुलर पाथ से
इलेक्ट्रॉन कभी भी बाहर नहीं जाएगा, इलेक्ट्रॉन कभी भी बाहर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इधर अट्रैक्टिव फोर्स है, बराबर। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इधर अट्रैक्टिव फोर्स है और उसकी वजह से क्या होता है कि ये बाहर नहीं जा रहा है। तो दो चीजें बताइए रदरफोर्ड ने बाय यूजिंग इट्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। क्या चीजें थी वो? एक एटम में एक वेरी स्मॉल एरिया है जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं और उस न्यूक्लियस में क्या है? पॉजिटिव चार्ज है और एटम का मास क्या हुआ है? कंसंट्रेट हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया कि न्यूक्लियस में क्या है? प्रोटॉन है। न्यूक्लियस में क्या है? प्रोटॉन है। ठीक है। दूसरा पार्ट एटम का बताया उन्होंने एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट करके। उस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में क्या है? इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन कैसे है? इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट इन अ सर्कुलर पाथ, इन द सर्कुलर पाथ। इतनी चीजें किसने बताई थी? रदरफोर्ड ने बताई थी। ठीक है। रदरफोर्ड ने इतनी चीजें बताने के बाद, ये स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट होने के बाद कि so after this Rutherford scattering experiment सबने मान लिया कि हाँ ठीक है, चलो कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो न्यूक्लियस के ऊपर है, ओके, या फिर न्यूक्लियस का सेंटर जो है एटम का वो पॉजिटिवली चार्ज है, उधर प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, आप रदरफोर्ड सर आप बोल रहे हैं तो ठीक है, जैसे कि मैं इधर केमिस्ट्री सर आप बता रहे हो तो ठीक है, चलो हम मानते हैं कि ये चीजें हो रही है। जैसे रदरफोर्ड को मान लिया गया और उसके बाद में एक साइंटिस्ट था मुस्लेर, उन्होंने 1930 में कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। Okay, he did some experiment for what? To determine charge on the nucleus. Okay, to determine charge on the nucleus, okay, he did some experiment and he found that what he found? He found that the charge on the nucleus is equal to number of proton present in the nucleus. And that's why what we say that atomic number of an element is equal to number of protons present in the nucleus. So Moseley did this experiment to determine charge on the nucleus, and what he observed that charge on the nucleus is exactly equal to number of protons. So charge of nucleus is nothing but number of protons, and that number of protons is nothing but atomic number. Number of protons is nothing but atomic number. So atomic number can be defined as atomic number of an element is exactly equal to number of protons present in the nucleus. Okay, number of protons present in the nucleus. Now, after determining the charge on the nucleus, okay, some scientists try to determine the mass of nucleus. Okay, if you know the number of protons present in the nucleus, okay, you can easily calculate the mass of an atom. So one of the scientists which is called as Chadwick, Chadwick in 1932
he tried to determine the mass of a nucleus, and for that purpose, to determine the mass of a nucleus, what he did another scattering experiment. Scattering experiment. But in this scattering experiment, what he used the lightweight elements like beryllium and boron. And what he found that when the high speed alpha particles are bombarded on the nucleus or on the atom of beryllium and boron, he found that whenever we bombard an alpha particle on the beryllium, so this is the beam, this is the alpha particle. Whenever we strike this alpha particle on the beryllium atom, what it gives an atom of carbon. It gives an atom of carbon plus another one small particle which does not contain any charge, no charge. Which does not contain any charge, but mass is equal to mass of proton. Same thing he observed with the boron also. When alpha particles are bombarded on the boron atom, he got an atom of nitrogen, plus one small particle which does not have any charges, but mass is equal to proton. So Chadwick studied this experiment and he named this particle which does not contain any charge, but the mass of that particular particle is exactly equal to mass of proton. And he named these particles as neutrons. Neutrons, neutral particles. Neutrons are neutral particles having mass equal to approximately equal to proton. And where they are present? They are present in the nucleus and present in the nucleus. Why this is so? Why he says that they are present in the nucleus? How we find out this? तो कैसे फाइंड आउट किया कि दो पार्टिकल्स न्यूक्लियस में है? तो ये स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट चैडविक कर रहे थे इसके लिए टू डिटरमाइन द मास ऑफ न्यूक्लियस का मास डिटरमाइन करने के लिए चीज याद रखिए। और उन्हें फाइंड आउट हो गया कि हाइड्रोजन को छोड़ के एक्सेप्ट हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट में जो मास कैलकुलेट किया जा रहा है, मास इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन के साथ अगर आप कर रहे हो, क्योंकि प्रोटॉन की इससे पहले हमें क्या पता है
गोल्डस्टीन ने हमें बताया कि न्यूक्लियस में क्या है, सॉरी एटम में प्रोटॉन होते हैं जिसको पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बोलते हैं। रुदरफोर्ड ने क्या प्रूव किया कि ये जो प्रोटॉन है वो किधर है, एक सेंट्रल छोटे से एरिया में है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, ये रुदरफोर्ड ने प्रूव कर दिया, बराबर। अभी चार्ज जो है वो मोस्ले ने बता दिया कि चार्ज जो न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज जो है वो एग्जैक्टली किसके नंबर से मैच होता है, प्रोटॉन के नंबर से मैच होता है। चैडविक क्या कर रहा है कि चैडविक न्यूक्लियस का मास डिटरमाइन करने की कोशिश कर रहा है और उसका मास डिटरमाइन करते हुए उसने कुछ एक्सपेरिमेंट जो किए हैं, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उसमें उसको क्या पता चला है कि जो मास ऑफ एन एटम इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन्स होना चाहिए। न्यूक्लियस में जितने प्रेजेंट है उतने प्रोटॉन्स होना चाहिए, लेकिन ये नहीं हो रहा है। दैट इज नॉट इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। इसका मतलब क्या है कि प्रोटॉन के साथ ये नहीं इक्वल हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, क्या फाइंड आउट हुआ कि मास जब भी डिटरमाइन किया गया कोई भी एक एटम का, तब भी क्या हुआ कि जितने भी प्रोटॉन उसमें हैं कि उससे मास के साथ कंपेयर करने के बाद ये जो है वो क्वांटिटी कम ही हो गई, लेस हो गई। और ये मास ऑफ एटम से कंपेयर करने के बाद ये क्वांटिटी लेस है, मतलब मास ऑफ एटम ज्यादा है, मास ऑफ प्रोटॉन कम हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि और कुछ ना कुछ है एटम में और कुछ ना कुछ है जिससे क्या हो रहा है कि ये क्वांटिटी मैच नहीं हो रही। ओके, और वो क्वांटिटी फाइंड आउट करने के लिए चैडविक ने क्या किए, ये एक्सपेरिमेंट किए जिसमें लाइट वेट एलिमेंट्स को उसने हाई स्पीड अल्फा पार्टिकल से बमबार्ड करके देख लिया और उसको क्या ऑब्जर्वेशन मिला, उसको ऑब्जर्वेशन मिला कि कुछ पार्टिकल्स बाहर निकल रहे हैं कि जिनका मास तो प्रोटॉन जितना ही है, मास तो प्रोटॉन जितना ही है, लेकिन वो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड में वो किधर भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे, वो डायरेक्टली पास हो रहे हैं। तो उसका मतलब क्या है, इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। ओके, सो चार्जलेस पार्टिकल व्हिच कंटेन्स मास एक्जेक्टली इक्वल टू प्रोटॉन, इसको नाम दिया गया न्यूट्रॉन करके। नाम क्या दिया गया, न्यूट्रॉन करके। अब ये न्यूट्रॉन प्रेजेंट किधर है, न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही होंगे तभी आपका मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन मिला के जब इसको कंपेयर करते हो मास ऑफ एटम के साथ, तो अभी ये क्वांटिटी अप्रोक्सीमेट या फिर इक्वल हो गई। ठीक है, तो 3 पार्टिकल्स हमने डिस्कवर किए, 3 पार्टिकल्स के बारे में हमें बताया है। तो वो 3 पार्टिकल्स कौन से हैं, देखो एक फर्स्ट हमने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया, उसके बाद में प्रोटॉन को डिस्कवर किया, उसके बाद में न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। इसको किसने डिस्कवर किया था, क्या नाम था, जे थॉमसन। प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया, गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन को चैडविक। इसके ऊपर क्या है, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। इसके ऊपर कितना चार्ज है, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसके ऊपर क्या चार्ज है, इसके ऊपर नो चार्ज। मास कितना है, 9.11 × 10⁻⁻28 ग्राम है इलेक्ट्रॉन का। इसका मास कितना है, 1.67 × 10⁻24 ग्राम। इसका मास कितना है, 1.67 × 10⁻24 ग्राम। ओके, तो ये हमने डिस्कवरी अभी तक हमने जो स्टडी किया है उसमें क्या मिलता है हमें
ये चीज़ें मिल रही है। ठीक है, रिमेनिंग पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।